हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विराज पाठशाला में। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 3 देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का वीडियो बना करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका हमने जो है वीडियो बनाया है और अपने चैनल विराज पाठशाला पे अपलोड किया है। तो दोस्तों आप जा करके उसको भी एक बार देखिए। दोस्तों उसमें जो है जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कर दिया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंटेंट बना करके जो है आपको प्रोवाइड करवाया गया है। तो दोस्तों जो भी लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, जा करके आप हमारे चैनल विराज पाठशाला पे उसे ज़रूर देखें। दोस्तों एक बात और, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों आप लोग जो है हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक कंटेंट आप तक जो है आसानी से पहुंचाया जा सके। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है आज का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का जो है और क्लास 6 का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। देखिए दोस्तों, हमने जो है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था कि जो आदि मानव था वो जो है भोजन का पहले क्या करता था, संग्रह करता था। अब वही मानव क्या करेगा, भोजन का उत्पादन करेगा, यानी अब वो क्या करेगा, कृषि करेगा। इसका मतलब यही कृषि करेगा। तो इसमें हम लोग जो है कृषि के बारे में जो है देखेंगे और कृषि की शुरुआत कब हुई थी उसके बारे में दोस्तों देखेंगे। इस चैप्टर का यही मतलब है। तो आइए हम लोग जो है चैप्टर की जो है चैप्टर नंबर 3 की जो है शुरुआत करते हैं। तो आरंभिक मानव पूरा पाषाण काल से होते हुए मध्य पाषाण काल तथा फिर नव पाषाण काल तक पहुंचा, जहां पर जो है कृषि की शुरुआत होने लगी। तो दोस्तों यही मैं कह रहा हूं। देखिए, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बारे में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग जो है नव पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर जो है कृषि की शुरुआत होती है। और दोस्तों मैंने पिछले क्लास में ही हल्का से आपको हिंट दे दिया था कि कृषि की शुरुआत कहां पर होती है, तो नव पाषाण काल में होती है। ये बात आपको याद रखना है दोस्तों। आइए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो दोस्तों सबसे सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, तो वो था कुत्ता। और वो कौन सा कुत्ता, तो कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज था, यानी जंगली कुत्ता था जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। इसके बाद धीरे धीरे लोगों ने जो है भेड़ बकरी गाय तथा सुअर को जो है पालतू बनाना शुरू किया दोस्तों। तो लेकिन सबसे पहले किसे बनाया गया है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। कई एग्जाम में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। सबसे पहले जो है कुत्ते का जो है जंगली पूर्वज था, उसे जो है पालतू बनाया गया था। तो आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेगा यहाँ पे। तो इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ से कैसे प्रश्न बनेंगे। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया, तो 12,000 साल पहले। लगभग जब वही नव पाषाण काल की शुरुआत हो रही थी, तब क्या हुआ, बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से ही है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया, बसने की प्रक्रिया क्यों हुई, जब लोगों ने जो है कृषि करना शुरू किया। तो दोस्तों जो भी अगर हम फसल उगाएंगे तो कम से कम फसल को उगने में और कटने तक का समय कम से कम 3 से 4 महीने जो है लग जाते हैं। कितना, तो 3 से 4 महीने किसी भी फसल को बोने और कटने तक में 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब समझिए कि अगर जो आरंभिक मानव अगर वो नव पाषाण काल में आके अगर वो कृषि की शुरुआत करेगा, तो और कृषि करेगा तो कम से कम जो है 3 से 4 महीने का समय लगेगा। तो अब वो अपनी फसल को छोड़ करके कहीं तो जाएगा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने जो है बसने की प्रक्रिया का जो है शुरुआत किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, वो है कृषि का विकास दोस्तों। इस बात को आपको याद रखना है। आइए मैं बताता हूं कि इस पॉइंट से जो है सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट में अगर प्रश्न यहां से बना तो आपको जो है प्रश्न पूछेगा कि बसने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, और उसमें दे देगा लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। पहला पॉइंट दे सकता है। दूसरा देगा बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले शुरू हुई। तीसरा पॉइंट दे देगा वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। तो दोस्तों इसी में से पूछेगा एक सही
या दोनों सही, तीनों सही, या इनमें से कोई नहीं, मतलब जिस प्रकार के वो ऑप्शन बनाए। तो इस पॉइंट को आपको जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो दोस्तों सबसे प्राचीन फसल जो अपनाई गई वो कौन सी थी? तो गेहूं तथा जौ थी। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो जो पॉइंट लिखा गया है वो कोई भी एग्जाम दे आप, इवन सीटेट नहीं, कोई भी एग्जाम दे आप, यूपीएससी, पीसीएस, लोअर पीसीएस, इसके बाद किसी भी स्टेट का पीसीएस, यूपी ट्रिपल एस सी पिट का कोई भी एग्जाम, आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये वीडियो जो अभी हम लोग जो है सीटेट के लिए बना रहे हैं, तो मैं बता दूं सीटेट में इसके बाहर कोई भी प्रश्न एनसीईआरटी से नहीं बनेगा। अगर बनेगा यहाँ से तो इस टॉपिक से तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जानवरों को पालतू बनाने से हमें दूध, दही, मांस आदि की प्राप्ति होती है। यानी पशुपालन, देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है दोस्तों। तो भोजन के भंडारण का मतलब क्या हुआ कि जो जानवर हम, जैसे हम लोग मान लीजिए आज के ज़माने में गाय पालते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें उससे उसका दूध मिलता है, दही मिलता है, कई लोग तो अब मांस भी प्राप्त कर रहे हैं उससे। तो क्या हुआ, हमें पशुपालन अगर हम कर रहे हैं, मान लीजिए गाय को पालते हैं, पशुपालन कर रहे हैं, तो हमें दही मिल रहा है, उससे दूध मिल रहा है, मांस मिल रहा है। तो हम लोग क्या किया? भोजन का क्या कर रहे हैं? भंडारण कर रहे हैं। किससे? पशुपालन से। तो दोस्तों इस पॉइंट का यही मतलब होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में, यहाँ पूरे उपमहाद्वीप का मतलब बात कर रहा है भारत तथा उसके आसपास के क्षेत्रों की, में पाए गए हैं। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। लेकिन देखिए प्रश्न कहाँ से बनेगा? इसमें जो स्पेसिफिक क्षेत्र दिए हुए हैं उनसे प्रश्न बनेगा। इसमें से इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, देखिए कहाँ पे पाया गया है? तो आधुनिक कश्मीर में, तथा पूर्वी याद रखना, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इसमें 3 क्षेत्र दिया हुआ है जहां से शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिला है। तो कहाँ पे है? देखिए ये पॉइंट अगर वो हाईलाइट किया हुआ है तो प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पे बनेगा। तो कहाँ कहाँ मिला है? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, फिर आधुनिक कश्मीर में, फिर पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य कश्मीर में, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। ये बात आपको याद रखना है कि कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के भी निशान मिले हैं। जैसे देखिए अब ये जो ये पूछता है एग्जाम्पल लेकर के कहाँ मिले हैं साक्ष्य ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट बहुत ही बारीकी से आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है दोस्तों इस नोट्स में। तो झोपड़ियों और घरों के निशान कहाँ मिले हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है दोस्तों? है तो कश्मीर में है। बुर्ज होम कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने के भी साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बनेगा कहाँ से हमें जो है गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढे के नीचे घर बना करके जो लोग रहते थे उसे कहा गया है गर्तावास। तो इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका साक्ष्य मिला है कश्मीर के बुर्ज होम से। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। तो ये बहुत ही मतलब सामान्य पॉइंट है। अगर ओखली है तो उसका काम क्या होता है? कूटने और पीसने के लिए ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग के पुरा स्थलों से कई प्रकार के जो है मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। इन बर्तनों पर अलंकरण भी किया जाता था। तो इस पॉइंट को याद रखना है कि जो नवपाषाण युग के बर्तन मिले हैं किसके? मिट्टी के, उस पर अलंकरण किया जाता था कि नहीं? तो याद रखना हाँ, उस पर अलंकरण किया जाता था। अलंकरण का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है, उस पर जो है कुछ जो है उस जमाने में जो लोग थे अपने प्रकार से कुछ चित्रकारी करते थे, उसी को यहाँ पे अलंकरण शब्द दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मैं इस पॉइंट को भी क्लियर कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नवपाषाण युग में औजारों की धार को अधिक पैना बनाने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है नवपाषाण युग में जो औजार थे उस पे जो है पॉलिश क्यों चढ़ाई जाती थी? तो उनको जो है और नुकीला बनाने के लिए, या कहें धार को अधिक पैना बनाने के लिए उनका जो है उन पर
पॉलिश चढ़ाई जाती थी दोस्तों। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो जो पॉइंट मेंशन किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िए। इसका पीडीएफ भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विराज पाठशाला पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं पीडीएफ के लिए, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल विराज पाठशाला को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैंने केवल और केवल सीटेट के लिए है वो टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं कि सीटेट का एग्जाम उन्हें बहुत ही बढ़िया नंबर से बहुत ही बढ़िया नंबर लाना है सीटेट के एग्जाम में, और बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जाम देना है, तो वो जाकर के हमारे जो है विराज पाठशाला के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ये सारी पीडीएफ आपको भेज दी जाएंगी। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहा जाता था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनजाति के बारे में जो ये दिया हुआ है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे जिन्हें जनजाति कहा जाता था। ये लोग कुछ ऐसी रीति रिवाज को मानते थे जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे होंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते थे। महिलाएं अक्सर खेती का सारा काम करती थी। तो खेती का काम अक्सर कौन करता था? तो महिलाएं जो है अक्सर खेती का काम करती थी, क्योंकि हो सकता है कि जो उस समय पुरुष रहे हों वो भोजन शिकार के लिए और भोजन संग्रह करने के लिए जो है वो बाहर चले जाते रहे हों, तो जो खेती का काम है वो महिलाएं करती रही होंगी, ऐसा जो एक अनुमान है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल हैं। उनके अपने देवी देवता होते हैं। तो क्या अगर पूछे क्या जनजातियों के अपने देवी देवता होते हैं? जी बिल्कुल, उनके अपने देवी देवता होते हैं। उनके अपने जो है व्यक्तिगत रूप से सांस्कृतिक परंपराएं होती हैं, तथा वो सांस्कृतिक परंपराएं बहुत ही समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं दोस्तों। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अभी मैं बताऊंगा कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे। जनजातीय समाज अन्य समाज से भिन्न होता है। इनमें गरीब और अमीर में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो दोस्तों ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जैसा कि आजकल देख रहे हैं लोग आधुनिक जमाने में जो है, या यूं कहें कि आधुनिक समाज में लोग जी रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस आधुनिक समाज में जो है गरीब और अमीर का खाई बहुत ही बड़ी हो गई है। यहाँ पे जो है गरीब और अमीर में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जनजातीय समाज में, तो यहाँ जो है गरीब और अमीर में कोई खास अंतर दिखाई नहीं देता है। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। तो दोस्तों वही फिर बात, यहाँ से अगर प्रश्न बना तो आपको जो है कूट में प्रश्न देखने को मिलेगा सीटेट में। यहाँ पे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा कथन जनजाति के बारे में सही है, और हो सकता है कि आपको ये पॉइंट दे दे, ये पॉइंट दे दे, ये वाला पॉइंट दे दे, और ये पॉइंट, चारों पॉइंट दे करके, या इसमें से 5-6 पॉइंट एक एक करके जो है बना दे और पूछे कि इनमें से कौन सा सही, 1 सही, 2 सही, या 3 सही, या 4 सही, जिस हिसाब से वो ऑप्शन बनाए। तो इसको जो है एक एक चीज आप जो है जनजाति के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़िएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अगर इस टॉपिक से आया तो। मेहरगढ़ पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, जो जो चीज इस तरीके से दिया गया है, मतलब किसी स्पेसिफिक स्थान के बारे में दिया गया है, किसी विशिष्ट स्थान के बारे में अगर एनसीईआरटी में दिया गया है, तो उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं सीटेट में दोस्तों। हमने पिछले चैप्टर में जो हिम्सकी के बारे में देखा था, और भी जो प्लेस है उसके बारे में हमने देखा था। इसलिए कह रहा हूँ, जो भी लोग अभी हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके प्लीज उसको आप देखिए। वहाँ पे जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग मेहरगढ़ पाकिस्तान के बारे में। तो मेहरगढ़ कहाँ है, पहले आपको याद रखना, पाकिस्तान में ये जगह है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बात याद रखना है, मेहरगढ़ जो है एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। एक चीज ये भी आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में क्या क्या है। तो यह बोलन दर्रे, ये आपको चीजें याद रखनी है। यह बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से, हो सकता है 3-4 ऑप्शन दे करके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्थान बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो क्या होगा, तो वो होगा मेहरगढ़। आइए देखते हैं मेहरगढ़ के बारे में जो है दूसरा पॉइंट। मेहरगढ़ के इलाके में ही सर्वप्रथम लोगों ने गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था दोस्तों। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ में चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज भी जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं,
उस दौर में भी अगर आप लोग देखते होंगे कि कई घरों में जो है एक रूम जो है आज भी स्टोर रूम बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है दोस्तों? स्टोर रूम, जिसे क्या कहते हैं? भंडारण कक्ष कहते हैं। लेकिन आज के युग में उसे हम लोग कहने लगे हैं स्टोर रूम। तो उस जमाने में भी कुछ रूम ऐसे थे मेहरगढ़ में जो भंडारण का काम करते थे। एक बात आपको यहाँ पे और याद रखना है कि अगर प्रश्न में पूछा कि किस जगह पर, किस स्थान पे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो क्या है दोस्तों? वो है मेहरगढ़। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से। तो मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। मेहरगढ़ में एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो एक मृतक के साथ, याद रखना है दोस्तों, एक मृतक के साथ बकरी को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है दोस्तों? तो वो मिला है मेहरगढ़ में। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। मैं बताते भी चल रहा हूँ कि किस पॉइंट को आपको विशेष रूप से याद रखना है, उसको आप लोग याद रखिएगा। आपको सीटेट में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है द ओजली हेडिंग है, और ये कहाँ पे है? तो असम में है। और ये भी एक क्या है? नवपाषाणिक पुरास्थल है। और ये सब जितने भी नवपाषाणिक पुरास्थल हैं उसके बारे में मैंने चैप्टर नंबर 2 में बता दिया है, और यहाँ पे अब हम लोग जो है इसको देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ जाकर के आप हमारा चैप्टर नंबर 2 भी देखिए जरूर। आइए देखते हैं द ओजली हेडिंग के बारे में, जो कि कहाँ पे है? तो असम में। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी पर है। तो कहाँ पे है ये? ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर है दोस्तों ये, ठीक है। कौन? तो द ओजली हेडिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दोस्तों देखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि खरल और मूसल जैसे उपकरणों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों वो मिला है आपका द ओजली हेडिंग, असम से मिला है दोस्तों। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ से जेडाइट पत्थर मिला। देखिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि जेडाइट पत्थर कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है दोस्तों? तो ये मिला है द ओजली हेडिंग से मिला है ये भी, ठीक है। यहाँ से जो है जेडाइट पत्थर भी मिला है, जो संभवतः चीन से आया होगा। कहाँ से आया होगा? तो चीन से आया होगा, ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं इतिहासकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस पुरा स्थल से काष्ठास्म, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। कहाँ से? तो द ओजली हेडिंग, असम से। इस पुरा स्थल से काष्ठास्म के औजार और बर्तन भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको मैं बहुत ही बल देकर के 1 से 2 बार भी पढ़ रहा हूं, इसलिए ऐसे पॉइंट्स को आप लोग विशेष रूप से तैयार कर लीजिए दोस्तों। तो इस पुरा स्थल से काष्ठास्म का मतलब दोस्तों होता है अति प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर के पत्थर बन गई, यानी कि वो लकड़ी जो बहुत ही कठोर हो गई है और उससे औजार और बर्तन बनाए गए हैं। तो आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथि को देख लेते हैं। तो बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ था दोस्तों? तो 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया का आरंभ हुआ था। इसके बाद मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था? तो 8,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद दोस्तों कुछ जो है यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं कुछ पुरास्थल से, उनको देख लेते हैं। इसको एक बार जो है आप लोग देख लीजिएगा सरसरी निगाह से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे पुरास्थल जहाँ से चीजें रिपीट कर गई हैं, ठीक है। देखिए चावल का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है, चावल का साक्ष्य यहाँ से भी मिला है, तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दूसरा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए इसको भी एक बार देख सकते हैं। अनाज और हड्डियां और इधर है पुरास्थल। तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मेहरगढ़, पाकिस्तान से। एक बात और दोस्तों, ये जितने भी स्थल हैं ये सभी स्थल नवपाषाणिक पुरास्थल है, इसलिए आपको ये भी याद कर लेना है कि कौन सा जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? तो कोलडिहवा, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। फिर तीसरा पॉइंट है चावल, मवेशी, ठीक है, मवेशी मिट्टी पर खुरों के निशान कहाँ से मिले हैं? तो महागढ़ा, उत्तर प्रदेश से मिले हैं। चौथा पॉइंट है गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो गुफरकाल कहाँ पे है? तो कश्मीर से मिले हैं। पांचवा, गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुरजहोम, कश्मीर से। यहाँ से एक और साक्ष्य मिला है दोस्तों जो आपको याद रखना है, गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से मिला है, बुरजहोम से। छठवां पॉइंट है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल का साक्ष्य कहाँ? चिरांद, बिहार से मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर
का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो हल्लूर। हल्लूर कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है दोस्तों। काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश से मिला है। और दोस्तों ये भी क्या है, एक नवपाषाणिक पुरास्थल है। आज का जो है दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। देखिए नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चाताल युग। चाताल युग के बारे में दोस्तों आपको याद रखना है कि ये नवपाषाण का जो एक पुरा स्थल है, कहाँ पे है, तो तुर्की में है। तो नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक चाताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। इसके बाद आपको ये पॉइंट याद रखना है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी। सीरिया से क्या लाया जाता था, तो सीरिया से जो है चमकदार पत्थर, लाल सागर से जो है लाल सागर की जो है कौड़ियां, और भूमध्य सागर की जो है सीपियां आदि यहाँ पर लाई जाती थी। दोस्तों ये सब पॉइंट जो है आपको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है दोस्तों। तो ये दोस्तों रहा। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल विराज पाठशाला को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, तो जाकर के उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि इतिहास जो है दोस्तों एक क्रमबद्ध अध्ययन है। अगर आप 1 और 2 को देखेंगे तो 3 आपको जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। धन्यवाद।